बात करने वाले हैं। तो PT 365 अपडेटेड मटेरियल 2 में हमने पहला लेक्चर में पॉलिटी कवर कर लिया था, सेकेंड लेक्चर में हमने इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लिया था। अब हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कितना हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्ट ज़्यादा है, इसमें 3.10 तक है। तो स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे हम। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इकोनॉमी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी स्टेट फाइनेंस की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू करा है फ्रेश गाइडलाइंस, जो कि है आपकी स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करेगा 12,000 करोड़, जो कि ईयर मार्क्ड है फॉर द स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021 तक। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये सस्टेन करता है स्टेट लेवल एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पैंडेमिक ईयर में, और यहाँ पे आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है स्पेसिफिकली जो पुअर है और अनस्किल्ड लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि ये हाई मल्टीप्लाई इफेक्ट पे है, एनहांस करता है फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो कि इकोनॉमी की होती है, और ये हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि वो कंटिन्यू करे स्कीम को 2021 से लेकर 2022 तक। सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट 3 कैटेगरी है। टैक्स रेवेन्यू में स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है जिसमें टैक्सेस ऑन इनकम आता है। सेकंड पॉइंट है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है आपका टैक्सेस एंड कमोडिटीज एंड सर्विस। इसके अलावा टैक्स डिवोल्यूशन है सेंटर से जो होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो डिविडेंड और प्रॉफिट जो है PSC से वो फी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है। ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स है यहाँ पे, और सेकेंड है ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज, और थर्ड है रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स। इंपॉर्टेंस की बात करें स्टेट फाइनेंस की तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्टेट स्पेंड करेगा 1.5 टाइम्स मोर देन यूनियन गवर्नमेंट, एम्प्लॉय करता है 5 टाइम्स मोर देन पीपल जो सेंटर से है। नॉट ओनली स्टेट जो है ग्रेटर रोल प्ले करती है डिटरमाइनिंग इंडियाज़ की GDP दैन सेंटर, बट ये ऑल्सो एक बिगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें पैंडेमिक के टाइम पे जो स्टेट्स है हैवीली बोरो करते हैं मार्केट से या हाई बोरिंग होती है स्टेट से, उनके सीरियस इम्प्लीकेशन होते हैं इंटरेस्ट रेट्स पे जो चार्ज होते हैं इकोनॉमी पे। इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है फंड्स का, बिजनेस का इन्वेस्ट करते हैं न्यू फैक्ट्रीज में, अवेलेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की जो एम्प्लॉय करती है नई लेबर। डेप्थ सस्टेनेबिलिटी की बात करें यहाँ पे कोविड की वजह से आपका हाई डेप्ट टू GDP रेशियो हो गया है पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से इनेबिलिटी है स्टेट्स को कि वो फंड को रेस करे, और ये एक वाइशियस साइकिल हो गया है जहाँ पे वो पे कर रहे हैं हम ज़्यादातर आपका इंटरेस्ट पेमेंट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन रेवेन्यू क्रिएटिंग एसेट ऑन बेटर एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर। इशू क्या है स्टेट फाइनेंस के साथ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शन पे डेटा सजेस्ट करता है कि यहाँ पे फॉल है ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से है बाय 1.5% GDP का। इसके अंदर ही स्टेट जो हिट हार्डर है शॉर्टफॉल के अंडर टैक्स रेवेन्यू वो स्टेट्स के लिए हैं, रेफर करता है इन्फोग्राफिक। GST की बात करें तो GST मेन सोर्स है टैक्स रेवेन्यू का स्टेट्स का, और यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं 15 to 25% टूवर्ड्स लोअर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 2020 से 2021 में। लोअरिंग शेयर ऑफ स्टेट्स जो है डिविजिबल पूल पे है। यहाँ पे ओवर रिलायंस है स्टेट सेंटर का सेस और सरचार्जेस पे। जो शेयर है स्टेट्स का सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में वो शार्पली फेल हो चुका है 36.6% जो फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके 32.4% है फाइनेंशियल ईयर 20। इंक्रीज आया है रेजिलेंस ऑन बोरिंग ड्यूरिंग 2015 से लेकर 2021 पीरियड में। 20% जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स का है वो बोरिंग के थ्रू होता है, जहाँ पे कुछ सोर्सेज आते हैं जैसे स्टेट्स आ गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, 30% का रह गया जो हैवी बोरिंग करते हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करे। रिसेंटली RBI ने वार्न करा है राइजिंग पब्लिक डेप्थ को जो स्टेट लेवल पे हो रही है। पब्लिक डेप्थ एक शेयर ऑफ स्टेट्स की तरह जाता है जहाँ पे रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ है 2014 से।
इशू बड़े सारे हैं जिसकी वजह से आपको पता ही है मेजर रीज़न जो है पैंडमिक है और इसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन जो आ चुका है। तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए स्टेट फाइनेंस कोविड-19 के टाइम पे? पहला है बोरिंग लिमिट को बढ़ा देगी। सेंटर ने बोरिंग लिमिट बढ़ा दी है फॉर स्टेट्स, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर 5% है जीडीपी का, फ्रॉम 3% तो 2% बढ़ा दी है। इसका मतलब इसके वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल हेडरूम मिल गया उनको 4 ट्रिलियन का, जो कि वो कैरी आउट कर सकते हैं स्पेसिफिक रिफॉर्म्स का। इसके अलावा इंक्रीमेंटल बोरिंग बढ़ गई है जो 3.5% से ज़्यादा हो सकती है जीएसडीपी, जो लिंक्ड है स्टेट रिफॉर्म्स में, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, और स्टेप्स जो रिकमेंड करते हैं 15 फाइनेंस कमीशन। आरबीआई के मेजर्स क्या है, यहाँ पे इनेबल करते हैं स्टेट फाइनेंस या स्टेट गवर्नमेंट की वो बेटर मैनेज कर पाए फाइनेंशियल सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो और मार्केट बोरिंग। सर्टन रिलैक्सेशन दे रखी है जो कि अवेल कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ पे। अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो है ओडी का क्वार्टर में वो इंक्रीज़ करा है 36 से लेके 50% तक परसेंट नहीं है, डेज है। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज जो है वो 14 से बढ़ाते गए और 21 कर दिए। वेज एंड मीन्स एडवांस की बात करें तो ये स्टेट ने इन्हांस करा है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज करा है 80,000 करोड़ स्टेट्स को नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। एक डिबेट चली है कि इंडिया क्या अंडरटेक करना चाहिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन डेफिसिट का आरबीआई के थ्रू, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत हर्ट होगा, क्योंकि कोविड-19 जो सेकेंड वेव है स्पेसिफिकली उसकी वजह से। न्यूज़ में ये है कि इंडिया ने रिकॉर्ड कराया फाइनेंशियल डेफिसिट 9.3% जीडीपी का 2020 से 2021 एंड फॉर 2021 से लेकर 2022 तो डेफिसिट जो है वो हो रहा है 6.8% जीडीपी का। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ताकि मिटिगेट करे फॉल आउट पैंडमिक का, मॉडरेशन हो रहा है रेवेन्यू और लो टैक्स कलेक्शन ड्यू टू कोविड-19, इकोनॉमिक स्लो डाउन। यहाँ पे एक डिबेट चालू हुई है कि क्या मतलब कैसे फाइनेंस को ग्रोइंग डेफिसिट को जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे एडिशनल स्टिमुलस प्रोवाइड करें इंडियन इकोनॉमी पे, और कैसे पैंडमिक के साथ हम जिए फाइनेंस से रिलेटेड जो है। तो फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकरिंग डेप्थ है जिसमें आप बोरो करते हैं कैपिटल मार्केट में और शो करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल जैसे टी बिल्स बॉन्ड्स हो गया। इंटरनल डेप्थ है जिसमें बोरिंग होता है कंट्री के अंदर, और एक्सटर्नल डेप्थ होता है बोरिंग आउटसाइड द कंट्री। सेकेंड है एक्सपेंडिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो कि आपका रेजिंग टैक्स से होता है, और थर्ड है मॉनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ मनी बाय सेंट्रल बैंक। सेकेंड है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो कि ओएमओ देखता है, आरबीआई बॉन्ड परचेज करता है सेकेंडरी मार्केट से और प्रिंट करता है फ्रेश मनी और इन्फ्यूज़ करता है लिक्विडिटी। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आरबीआई डायरेक्टली परचेज करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट्स में और प्रिंट करता है मनी फाइनेंस पे जो स्पेंड करता है गवर्नमेंट की नीड्स। यहाँ पे ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का बात करें तो ये रेफर करता है सिनेरियो जहाँ पे सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है करेंसी और ये अकोमोडेट करता है मैसिव डेफिसिट स्पेंड करता है गवर्नमेंट को। ये आपका तब होता है जब गवर्नमेंट प्राइवेटली प्लेस करता है बॉन्ड्स को सेंट्रल बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक परचेज करता है गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइमरी मार्केट में। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं करता आपका एक्चुअल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है, और ये सिंपली क्रेडिट करता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री होती है। एक्सरसाइज जो है ये इंक्रीज़ करता है टोटल मनी सप्लाई सिस्टम में। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन डेफिसिट का रेफर करा जाता है हेलीकॉप्टर मनी, जहाँ पे लार्ज सम ऑफ मनी जो है प्रिंट होते हैं, स्टिमुलेट करता है इकोनॉमी को क्राइसिस के टाइम पे लाइक रिसेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के अंडर की बात करें तो 1997 में ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता है। इंडिया का डेफिसिट जो ऑटोमेटिकली मोनेटाइज होता है 1997 में। एडहॉक ट्रेजरी बिल जो है नॉन मार्केटेबल शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करे, ऑटोमेटिकली इशू करते हैं आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर ताकि वो फिक्स करे रेट और ये पुनिश करे सेंट्रल गवर्नमेंट और कैश बैलेंस का। इसके अलावा अग्रीमेंट जो साइन हुआ था आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो 1997 में हुआ था, और ये फेज आउट करता है फंडिंग थ्रू एडहॉक ट्रेजरी बिल्स और प्रैक्टिस करता है जो रिप्लेस करता है सिस्टम ऑफ वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस जो कि अप्रैल 1 1997 से होता है। 1997 से लेकर 2006 की बात करें तो आरबीआई पार्टिसिपेट कर रहा है प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़
इवन आफ्टर सेसेशन ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन की वजह से मोनेटाइजेशन कंटिन्यू कर रही है, अनदर फॉर्म ऑफ आरबीआई कंटिन्यू करती है, सप्लाई करती है प्राइमरी इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। 2006 से 2018 में यहाँ पे कंप्लीट प्रोहिबिशन हो रहा है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट 2003 इनैक्ट करता है, कम्प्लीटली बाहर करता है आरबीआई को सब्सक्राइब करने से टू प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम April 1, 2006। 2018 में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अलाउ करता है सर्टेन ग्राउंड्स पर। FRBM जो है एक्ट 2017 में अमेंड हुआ है, उसमें एक क्लॉज ऐड करा है जिसका नाम है एस्केप क्लॉज, जो परमिट देता है कि मोनेटाइजेशन होना चाहिए डेफिसिट का स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई सब्सक्राइब कर सकता है प्राइमरी इशुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर गवर्नमेंट एक्सीड कर रही है फिस्कल डेफिसिट टारगेट, जो कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड पे एक्ट ऑफ वॉर हो गया, नेशनल कैलामिटी हो गया, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, बड़ी सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती है फार्म को और इनकम को। रीज़न बिहाइंड डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या है? पहले है फाइनेंशियल रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोनेटाइजेशन सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम कोविड-19 के चलते हुए। लिक्विडिटी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टली वो कवर करेगी कुछ कॉस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवरी प्रोग्राम में। सेकंड पॉइंट है मिटिगेट करती है डिफ्लेशन, स्टिमुलेट करती है मॉडरेट इन्फ्लेशन। प्रिंटिंग मनी इंश्योर करता है कि मनी जो है मासेस को पहुंच जाए, जिसकी वजह से हायर स्पेंडिंग हो। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट को कि बूस्ट करे ओवरऑल डिमांड जो कि गिर चुकी है। अगर मनी प्रिंट होगा तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, इंडियन मैन्युफैक्चर इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन, और फिर इसकी वजह से इकोनॉमी चलने लगेगी और इसकी वजह से प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से कि सिंस सेविंग जो है लिमिटेड है, फाइनेंशियल लार्ज स्केल डेफिसिट जो है आपका इशू करते हैं आपका G-Sec, जो कि इंक्रीज करती है इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ होती है, ये इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट का, थ्रेटन करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नेशनल इकोनॉमी का। इन्फ्यूजन की बात करें लिक्विडिटी की, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है लिक्विडिटी फाइनेंशियल सिस्टम पे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कॉन्सर्न। कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो की बात करें, प्रिंटिंग मनी जो इंश्योर करती है कि यहाँ पे कोई इनफ मनी नहीं है जो फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा है, और ये प्रोसेस जो है इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू करता है कि वो लो रहे। लोअर इंटरेस्ट रेट अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो बोरो करे, इन्वेस्ट करे प्रोडक्टिव एसेट पे, जैसे रोड्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गया। बोरो करता है, एक्सपेंड करता है, पीपल बोरो करते हैं और स्पेंड करते हैं, लीडिंग टू इकोनॉमिक रिवाइवल। रिड्यूस करता है वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन, जो एक्सटेंड करता है इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। इसके अलावा कंसर्न्स क्या है रिगार्डिंग यूज़ ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन इंडिया में? तो यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है, मोनेटाइजेशन जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल डेफिसिट का है वो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग होती है और इसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन होती है, एरोड करती है। सेकंड पॉइंट है कि क्रेडिबिलिटी आरबीआई का, क्वांटम और टाइमिंग जो है मनी का वो प्रिंट करती है और डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट, बोरो करती है रिक्वायरमेंट आरबीआई से मॉनेटरी पॉलिसी, ये हर्ट कर सकता है फाइनेंशियल फिस्कल प्रूडेंस। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन डिसइंसेंटिव देता है आपका फिस्कल कंसोलिडेशन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की, और इंडिया रिपीटली पुशअप कर रहा है टारगेट जो अचीव करता है 3% फाइनेंशियल डेफिसिट का। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डोमिनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन जो है लैक कर रहा है, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर सकता है सेंट्रल बैंक को, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन अनसस्टेनेबल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से नेगेटिव इकोनॉमिक आउटकम्स भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा इनएफेक्टिव टू इंक्रीज लिक्विडिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी जो एक्सटेंड होता है फाइनेंशियल प्रोग्राम को वो इनएविटेबली बैंकिंग सिस्टम पे जाता है, और जिसकी वजह से इंक्रीज जो होगा अमाउंट होगा बैंक रिजर्व का सेंट्रल बैंक के साथ होगा, और ये इंक्रीज करेगा स्ट्रेस टाइम, जो स्ट्रेस होगा बैंक पे बढ़ेगा, और ये लेंड नहीं होगा फिर पैसा, जिसकी वजह से एक्सेस रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के साथ है अर्न होंगे इंटरेस्ट पे। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है कि सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस की वजह से करेंसी मार्केट जो है वो इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट करेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। रिसेंटली यहाँ पे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है ग्रुप ऑफ 7 ने जो नेशन है वो रीच आउट कर रहे हैं लैंडमार्क अकॉर्ड, जो बैक कर रहे हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो कि एटलीस्ट 15% है। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वर्क कैसे करता है? सब मान लो कंपनी का हेडक्वार्टर्स है कंट्री ए में, वो रिपोर्ट कर रहा है इनकम कंट्री बी को, जहाँ पे रेट है 11%, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमम रेट जो है 15% है, तो कंपनी ए टॉप अप करेगी
टैक्स को कलेक्ट करेगी अनदर 4% कंपनीज प्रॉफिट जो बी से आ रहा है, और रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस बिटवीन कंपनी बी रेट और ग्लोबल मिनिमम रेट को। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, तो आप समझ लिए कैसे वर्क करता है। अब और क्या है इसके बारे में कि ये एक इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग ग्रैपल करता है चैलेंजेस जो टैक्सिंग ग्लोबल कंपनीज जैसे गूगल, अमेजोन, फेसबुक ऑपरेट कर रहे हैं मैनी कंट्रीज़ में। इन कंपनीज में वो जनरेट करते हैं ह्यूज रेवेन्यूज जो कि बड़े लिटिल होते हैं, और ये लिटिल टैक्स होते हैं। सेटअप करते हैं ऑफिस टैक्स पर्पज़ के लिए जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन पे होते हैं। इनकम जो होती है इंटेंजिबल सोर्सेस से आती है, जैसे ड्रग पेटेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, रॉयल्टीज़ हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जो कि मिटिगेट करते हैं जुरिस्डिक्शन, अलाउ करते हैं कंपनीज को कि अवॉइड करें हायर टैक्सेस ट्रेडिशनल होम कंट्रीज में। इसके अलावा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एक एडिशनल टैक्स है जो इम्पोज करा जाता है एमएनसी में, जिसकी वजह से वो पे करते हैं टैक्सेस कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन कहाँ पे उनके गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस कहाँ पे उनके सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अंडरकट जो है एडवांटेज जो है शिफ्टिंग लोअर टैक्स प्लेसेस, ये भी इनका रहता है। प्रेशर होता है कंट्री से कि वो कंफर्म करे ग्लोबल नॉर्म्स को। इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये बॉक्स में लिखा क्या है, जो कि अगेन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे अदर सिग्निफिकेंट आउटकम्स जो G7 समिट का है, जिसका नाम है गर्बिस बे डिक्लेरेशन। G7 सिक्योर करता है 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस, जो कि 1 साल के लिए होगी। आइदर यहाँ पे डोनेट होगा सरप्लस सप्लाईज, या वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंस कोवैक्स का, जो कि UN बैक्ड स्कीम है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वैक्सीन लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। G7 इंक्रीज करेगी क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन, और ओवरड्यू स्पेंडिंग करेगी 100 बिलियन अ ईयर, हेल्प करेगी पुअर कंट्रीज़ को कि वो कट करे कार्बन एमिशन। बिल्ड करेगी बेटर वर्ल्ड B3W पार्टनरशिप, ये वैल्यू ड्रिवन है, हाई स्टैंडर्ड है, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है जो मेजर डेमोक्रेसी को हेल्प करेगी, नैरो करेगी 40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डेवलप करेगी डेवलपिंग वर्ल्ड में, और ये एक्सोपरेट करेगी कोविड-19 पैंडमिक में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का एम यही है कि वो एक राइवल है आपका चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो ये आपका ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो है उसी पे लिंक्ड है ये, कि इंडिया बेनिफिट करेगा डोमेस्टिक टैक्स रेट पे जो कि अबव द थ्रेशोल्ड है, और कंटिन्यू करेगा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। 2019 में इंडिया ने अनाउंस करा था शार्प कट कॉर्पोरेट टैक्स में डोमेस्टिक कंपनीज का, जो कि 22% का था। नई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है 15% का कर रहे हैं। जो कट है इफेक्टिवली ब्रॉड करेगा इंडिया का हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो कि एट पार विद द एवरेज 23% रहता है एशियन कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा जो आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है वो प्रिवेंट करेगा बेस इरोजन टैक्स का कंट्री में, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्लो बैक करेगी कोई भी लाइक शॉर्टफॉल होगी किसी भी टैक्स पेड में बिलो 15%, तो उसको वो रिकवर कर पाएगी, और ओवरसीज बिजनेस को देख पाएगी जो इंडियन रेजिडेंट देख पा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने ऑलरेडी प्रोएक्टिवली इंगेज करा है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बहुत लोगों ने GS पेपर 1 जब वो कर रहे होंगे, मतलब इकोनॉमिक्स जो पार्ट है उसमें ये टर्म बहुत लोगों ने सुना होगा। तो उसको उसको डील करता है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल कन्वेंशन जो प्लग करता है लूप होल। एक प्रपोजल है आपका कॉमन टैक्स रेट का, जो कि ऐड करता है कोई भी बेनिफिट नहीं है इंडिया को। इसके अलावा टैक्स लॉस इनकर्ड बाय इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को कितना टैक्स लॉस हुआ है। तो 10.31 बिलियन का लूज होता है टैक्स एवरी ईयर टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज़, वो इक्विवेलेंट है 0.41% GDP का, जो कि आपका इंडिया की GDP अभी 3 ट्रिलियन है, और ये लॉस है लेस देन है ग्लोबल एवरेज GDP लॉस 0.53%। ये इक्विवेलेंट है $8
पर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो 1 बिलियन है, और ग्रेटर देन रीजनल एवरेज जीडीपी लॉस है 0.24%। ब्रेकडाउन जो टैक्स अब्यूज लॉसेस का है वो है 10 बिलियन का आपका लॉस होता है ग्लोबल टैक्स अब्यूज जो कि मैनिपुलेट करती है एमएनसीज, और 202 लूज होता है आपका ग्लोबल टैक्स एवेजन जो प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2000 से लेकर 2018 में यूएस की कंपनी ने बुक करा है हाफ ऑफ फॉरेन प्रॉफिट जो कि 7 लो टैक्स जुडिक्शन में आते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे टैक्स हेवन्स होता है, लोग अपना पैसा यहाँ पे डाल देते हैं। बरमूडा, कैमन आइलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। तो स्विस में आपने सुना होगा बहुत लोग पैसे रखते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं, तो इसी वजह से कि यहाँ पे लो टैक्स जुडिक्शन होती है। इसके अलावा नीड फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी लाता है। ये एम करता है एंडिंग अ डिकेड लॉन्ग रेस टू द बॉटम, जहाँ पे कंट्रीज कॉम्पीट करती है अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट जाइंट्स, जिसमें अल्ट्रा लो टैक्स रेट होता है, एग्जाम्पशंस होता है। चेक करती है टैक्स हेवंस पे जो कि न्यूट्रलाइज करता है लो टैक्स इंसेंटिव और डिस्करेज करता है मल्टीनेशनल जो शिफ्ट होती है प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू लो टैक्स कंट्रीज में रिगार्डलेस क्या उनकी सेल हुई है। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू फाइट करता है पैंडेमिक को। ये गवर्नमेंट जो लूज करती है 245 बिलियन एनुअली टैक्स हेवन को, अगर जो मनी इंस्टेड वो अवेलेबल है गवर्नमेंट को वो यूज़ कर सकते थे बड़ी सारी चीज़ों में जो मैनेज करती है हैवी कॉस्ट पैंडेमिक रिलीफ में। इसके अलावा बूस्ट करती है ग्लोबल इकोनॉमी जिसमें लेवलिंग होती है प्लेइंग फील्ड में, जो बिजनेस एंकरेज करती है कंट्रीज़ को, कम्पीट करती है पॉजिटिव बेसिस पे, एजुकेटिंग ट्रेनिंग वर्कफोर्स की बात करता है, इन्वेस्टिंग होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलाउ करती है टैक्सिंग ग्लोबल डिजिटल एमएनसी और ये एक राइट देती है टैक्स को जो एक स्लाइस है प्रॉफिट का। लार्ज स्केल डिजिटल एमएनसी है और पुट अप करती है वेरियस डिजिटल टैक्सेस जो कि प्रोलिफरेट करता है अराउंड द वर्ल्ड, और ये सिमिलर है इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया में। इसके अलावा OECD की बात करें ग्लोबल मिनिमम टैक्स की, तो अंडर OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो है बेस एरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात करता है। 139 कंट्रीज जुडिशन कोलैबोरेट करती है ताकि वो एंड करे टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी जो एक्सप्लॉइट करती है गैप्स मिसमैच रूल्स में। BEPS रेफर करता है टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो कि MNCs या मल्टीनेशनल एंटरप्राइज करती है, एक्सप्लॉइट करती है गैप्स को, मिसमैचेस जो टैक्स रूल्स पे होती है, आर्टिफिशियली शिफ्ट करती है प्रॉफिट को लो या नो टैक्स लोकेशन में जहाँ पे उनके पास कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से एक ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स पेड होता है। इसके अलावा OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो BEPS है बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, वो वर्क करता है, इम्प्रूव करता है कोहेरेंस इंटरनेशनल टैक्स रूल्स पे, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट टैक्स इन्वायरमेंट और एड्रेस करता है टैक्स चैलेंजेस जो कि डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से आते हैं। रिसेंटली 130 कंट्रीज जिसमें स्विट्जरलैंड आपकी चाइना और इंडिया में थी, उनने ज्वाइन करा एक नए 2 पिलर प्लान जो रिफॉर्म करता है इंटरनेशनल टैक्स रूल्स को, इंश्योर करता है मल्टीलैटरल एंटरप्राइज जो कि एक फेयर शेयर देते हैं टैक्स जो भी ऑपरेट कर रहा है। पिलर 1 की बात करें तो इंश्योर करता है MNE जिसमें डिजिटल कंपनीज आती है, पे करती है टैक्स जब वो ऑपरेट करते हैं और अर्न करते हैं प्रॉफिट। पिलर 2 सीक करता है, इंश्योर करता है लार्ज MNE जो कि इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे। करंटली जो प्रपोजल है 15% का रहता है रिगार्डलेस किस जुडिक्शन पे होता है जहाँ पे कंट्रीज रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक थ्रेशोल्ड सेट कर रहा है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई करा है थ्रेशोल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो कि अप्रैल 1 2022 से आएगा, मतलब अगली साल से आएगा। ये नोटिफाइड थ्रेशोल्ड 2 चीज़ों पे है, एक तो ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड होगी जो कि रहेगा कोई भी नॉन रेजिडेंट है जिसका रेवेन्यू एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में है उस पर है। सेकेंड है यूज़र थ्रेशोल्ड में कोई भी एंटिटी जो सिस्टमैटिकली या कंटिन्यूसली बिजनेस कर रही है मोर देन 3 लाख यूजर्स इंडिया में, उस पर भी रहेगा। 2016 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स जिसे बोलते हैं, जो कि एप्लीकेबल है पेमेंट फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो कि रिसीव करी जा रही है नॉन रेजिडेंट कंपनीज में विदाउट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट PE।
अगर इनका अमाउंट एक्सीड होता है 1 लाख अ ईयर। इसके अलावा लेटर ये एक्सपैंड हो गया था नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में, जिसमें लेवी रहता है 2% का। यहाँ पे जो आइडिया है वो था कि टैक्स प्रॉफिट जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस पे रहेगा, और यहाँ पे आपका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो इंडिया में रहेगा, और ये डिराइव होगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू कंट्रीज में। लेटर एसईपी इंट्रोड्यूस हुआ था थ्रू फाइनेंस एक्ट 2018, जो इनलार्ज करता है स्कोप ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट दैट अकर्स और अराइजेस इन इंडिया। तो ये इस्टेब्लिश करता है बिजनेस कनेक्शन फॉरेन एंटिटीज़ का भी। ठीक है, इसी के साथ ही आज यहाँ तक ही फिनिश कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से। तब तक के लिए बाय। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।